So, hello students. My name is Abhay Singh and I welcome you all in another video session of current affairs. In this video, we'll be covering 11 more topics which are very much relevant for your current examination. So, in today's session, we'll be covering 11 topics in total. So, these are our 11 topics that we'll be covering in today's session. We'll start with topic number 1. आज का हमारा जो पहला टॉपिक है that is US presidential elections. US presidential elections are the first topic that we'll be covering in this particular session. 5th of November 2024 को elections हुए थे. इसमें रिपब्लिकन्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज इलेक्टेड एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 20th जनवरी को ये ओथ लेंगे कैपिटॉल बिल्डिंग में और 20th जनवरी को he will become the 47th president of United States of America. Then we have another important topic. इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट 51st CJI. संजीव खन्ना को CJI अपॉइंट कर दिया गया. 11th of November 2024 को उन्होंने चार्ज अज्यूम किया एज द 54th CJI. Then we have G20 Summit 2024 which took place in the Rio de Janeiro, Brazil. Then we have COP29 which is taking place, which took place between 11th to 22nd of November 2024. बाकू अजरबैजान में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था. Then we have two important judgments of the Supreme Court. One is basically related to the bulldozer justice, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर कोई भी अक्यूज्ड रहता था किसी हीनियस ऑफेंस में, तो अगर वो अक्यूज नहीं मिलता था या अक्यूज मिल भी जाता था तो टीच हिम अ लेसन और एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी कि उस अक्यूज्ड की बिल्डिंग या उस अक्यूज्ड का जो घर होता था उसे बुलडोजर से गिरा देती थी. तो इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई हैं. देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 39B प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जजमेंट है. देन वी हैव इंडिया रशिया एम फॉर USD $100 बिलियन ट्रेड टारगेट. 2030 तक इंडिया और रशिया का जो टारगेट था अपने ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन करना, उसको लेकर के हम एक टॉपिक कवर करेंगे. देन वी हैव टॉपिक नंबर 8 ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024. देन वी हैव टॉपिक नंबर 9 थर्ड इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव एंड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन. देन वी हैव इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन. एंड लास्टली वी हैव फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो रिसेंटली हुई है अभी न्यू दिल्ली में. सो दीज आर आवर 11 टॉपिक्स फॉर टुडेज सेशन. वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक. ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, अगेन बहुत छोटा और क्रिस्प सेशन रखा जाएगा. जो चीज़ें रेलेवेंट हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी वोंट बी पेइंग मच हीड टू द टॉपिक्स विच आर नॉट very much relevant or to the information which is not very much relevant for this particular examination. So let's start with topic number 1. Topic number 1 से हम start करते हैं US presidential elections. So this is just a typing mistake I guess. So we'll start with first topic US presidential elections. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि US का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं. टू रन फॉर द प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. 35 ईयर्स आपकी एज हो जानी चाहिए. आप एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. एंड द कैंडिडेट शुड बी रिसाइडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स. सो दीज आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. या इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा. देन वी हैव द जनरल इलेक्शंस टेक प्लेस ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर. सो द जनरल इलेक्शंस कब हैं जनरल इलेक्शंस? फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे. सो जो नवंबर का सबसे पहला मंडे होता है उसके बाद जो ट्यूसडे होता है उसी में इलेक्शंस होते हैं यूएस में. अब देखिए यूएस में जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं इनको एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू या कोलाज के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है. इलेक्टोरल कोलाज में टोटल 538 सीट्स होती हैं जिसमें बेसिकली 2024 के इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप उनको 312 सीट्स मिली हैं इलेक्टोरल कोलाज में. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सो 5 स्टेप्स होते हैं. प्राइमरीज एंड caucuses, then we have national conventions, then we have election campaigning, then we have general elections. फिर आप अगर इलेक्टोरल कोलाज का जो रिक्वायरमेंट होता है 270 सीट्स का अगर आप उसे फुलफिल कर देते हैं, अगर वो कैंडिडेट फुलफिल कर देता है, सो ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. फिर ये हम देख लेते हैं. ये एक बेसिकली आप लोग याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं जिनके पास टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं. और सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है व्हेन इट कम्स टू द इलेक्टोरल वोट? सबसे बड़ा स्टेट है हमारा कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के पास टोटल 54 इलेक्टोरल वोट्स है. ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे. नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट.
The president is elected by absolute majority, at least 270 electoral votes in the electoral college to serve a 4-year term. तो अगर कोई भी कैंडिडेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, then he has to secure at least 270 electoral votes. डोनाल्ड ट्रंप को 312 मिले. The two chambers of Congress are the Senate and the House of Representatives. Each state has 2 senators. Now the next important information. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि 2 चैम्बर्स होंगे. 2 चैम्बर्स कौन कौन से? सो द फर्स्ट वन इज सेनेट एंड द सेकंड वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आप लोग याद रखिएगा टोटल 435 सीट्स होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में. सेनेट में होती हैं टोटल 100 सीट्स. लॉजिक बहुत सिंपल है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं. हर स्टेट के पास 2 सेनेट में बेसिकली 2 मेंबर्स को भेजता है. हर एक स्टेट सेनेट में 2 मेंबर्स को भेजता है. सो 50 स्टेट्स हैं, 2 मेंबर को भेजेगा. तो टोटल कितनी इलेक्टोरल वोट्स हो गए? 100 यहां से हो गए, 435 यहां से हो गए. सो टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 535. एंड लास्ट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, वॉशिंगटन डीसी में बेसिकली ऐसा कोई नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स नहीं है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में. बट अगेन सेनेट में, सॉरी, वॉशिंगटन डीसी का सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बट अगेन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसको 3 सीट्स मिलती हैं वॉशिंगटन डीसी को. तो इस तरीके से जो इलेक्टोरल कोलाज है वो 538 का इलेक्टोरल कोलाज कंप्लीट होता है. 100 फ्रॉम सेनेट, 435 फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 3 सीट्स आर फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेनेट में ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि 100 मेंबर्स होते हैं. इलेक्टेड बाय प्लूरैलिटी वोट इन मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू सर्व 6 years टर्म्स. आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं, जो 100 सेनेट के मेंबर्स होते हैं, इनका जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन इनका 6 years के लिए होता है. और इनका जो मेंबर्स होते हैं वो 6 years के लिए अपना टर्म सर्व करते हैं. और हर साल एक चीज याद रखिएगा कि एवरी टू ईयर 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं. जैसा कि सिंपल सा लॉजिक हमारे यहाँ पे राज्यसभा में रहता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 years का टेन्योर होता है और 1/3 मेंबर्स 2 years पे रिटायर करते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट द मेंबर्स ऑफ सेनेट सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years and 1/3 member retires after every 2 years. Now we'll move to the next important part, House of Representatives पे हम चलते हैं. In the House of Representatives there are 435 members, 435 members होते हैं. टू सर्व अ 2-year टर्म, 2-year टर्म रहता है इन लोगों का भी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेंबर सेलेक्ट होकर के जाते हैं. आप लोग याद रखिएगा. अब देखिए, अब ये चीज हमने देख ली. अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस में वोट कौन कौन कर सकता है. सो एनी यूएस सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, हर एक वो यूएस का सिटीजन जिसने अपनी 18 years की एज कंप्लीट कर ली है, उससे बेसिकली क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इलेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट देने का मौका मिलता है. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से अगर आप 18 साल उम्र अपनी कंप्लीट कर चुके हैं तब आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस में वोट करने का मौका मिलेगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग याद रखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज बेसिकली कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1971 में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था. 1971 में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी. याद रखिएगा, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 हैज लोवर्ड द एज फ्रॉम 21 to 18 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. टिल डेट अभी तक 47 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुई है. इस बार ऐसा पहली बार मौका बन रहा था कि अगर कमाला हैरिस ये पर्टिकुलर इलेक्शन जीतती डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो वो पहली यूएस फीमेल प्रेसिडेंट बनती. बट अगेन वो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है या वहां के जो वोटर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना as the president of United States of America. So this information is also very much relevant for your examination. अब याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स थे इस बार, और ये बोला जा रहा था कि जो भी कैंडिडेट इन 7 स्विंग स्टेट्स में डोमिनेट करेगा वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस जीतेगा. एंड दीज 7 स्विंग स्टेट्स आर बेसिकली एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन. दीज आर दी 7 स्विंग स्टेट्स. और ये माना जा रहा था कि जो भी कैंडिडेट इन 7 सीटों पे डोमिनेट करेगा, 7 स्टेट्स में डोमिनेट करेगा, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा. और इन 7 ही सीटों को, इन 7 ही स्टेट्स में इलेक्शन जीता किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने. अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं
226 सीट्स मिली हैं कमला हैरिस को 226, और इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप को मिली हैं 312 सीट्स। और एक चीज़ आप लोग और याद रखेंगे, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज की ही मेजॉरिटी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं क्लियर की है, उन्होंने बेसिकली जो पॉपुलर वोट्स थे उन पॉपुलर वोट्स में भी उन्होंने डोमिनेट किया। 7 करोड़ वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। 7,69,76,675 अमेरिकन सिटीजन्स ने वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और कमला हैरिस के लिए 7,44,75,260 कैंडिडेट्स ने वोट किया था कमला हैरिस के लिए। सो दीज इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करें, दैट इज टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है हमारा बेसिकली न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजीव खन्ना एज द 51st CJI ऑफ इंडिया। सो द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड संजीव खन्ना एज द 51st CJI ऑफ इंडिया, एंड बेसिकली संजीव खन्ना जो है वो 11 नवंबर 2024 को अपना चार्ज अज्यूम करेंगे एज द 51st CJI, और जो अभी करंट CJI थे 50th CJI जो इंडिया के थे DY चंद्रचूड़, CJI DY चंद्रचूड़, वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए हैं। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन, अब ये है संजीव खन्ना, ही इज़ द 51st CJI ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जो टेन्योर है ये 13 मई 2025 को ख़त्म होगा। याद रखिएगा संजीव खन्ना का जो टेन्योर है 51st CJI है जो इंडिया के, इनका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से और ये ख़त्म होगा मई 13, 2025 को। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर एंड हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, established under Article 124 of the Indian Constitution in 1950. So the Supreme Court of India was established under Article 124 of Indian Constitution. You have to remember this. Now moving on. सो बेसिकली CJI का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? तो द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ओथ कौन दिलवाता है? CJI को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? याद रखिएगा, द ओथ टू द CJI इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग ऑन, जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करने के रिकमेंड करने के लिए जो कमेटी होती है उस कमेटी के बारे में देख लेते हैं। इस चीज़ से हम कोलेजियम बोलते हैं, कोलेजियम हम बोलते हैं इस चीज़ को बेसिकली। और कोलेजियम में कौन होता है? सो 4 सीनियर मोस्ट जजेस along with the CJI. So this is the composition of the collegium system. 5 members की कमेटी होती है, 4 senior most judges along with the CJI. यही कमेटी रिकमेंड करती है सुप्रीम कोर्ट जजेस और CJI का नाम, फिर उसको अप्रूव करता है, फिर अप्रूवल के बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, और ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये इंडिया में 1998 से फॉलो हो रहा है। आप लोग ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा प्लीज। नाउ एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और द CJI इज 65 ईयर्स। याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट का एज क्या होता है? उनका रिटायरमेंट का एज होता है 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर करते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन असर्टेड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस टू बी a Supreme Court Chief Justice? So these are the various qualifications which are very much necessary to be a Supreme Court Chief Justice. First and the foremost important qualification is that the CJI should be a citizen of India. So सिर्फ इंडियन सिटीजन ही CJI बन सकते हैं। Now an individual must have served as a judge of high court or multiple such courts in succession for a minimum of 5 years. So the first important qualification for a CJI is कि बेसिकली उन्होंने किसी हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व किया हो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। आपको ये भी याद रखना होगा, हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट और इन 2 or more such courts in succession for at least 10 years. और अगर 5 साल तक आप किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हो और आपने हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक की प्रैक्टिस की हो, और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपको एक एमिनेंट जूरिस्ट भी कंसीडर करते हो, तभी आपको एक CJI के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। आप पहली बात तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फिर आप दूसरी चीज़ ये है कि आपने मिनिमम
5 इयर्स तक, मिनिमम 5 इयर्स तक अपने हाई कोर्ट में एज अ जज रहे हो। और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने मिनिमम 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपको एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मानते हो। सो दीज आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस व्हिच आर नीडेड टू बी अ CJI. Now, the appointment of the Chief Justice of India and the other Supreme Court judges is made by the President in accordance with the Clause 2 of Article 124 of the Indian Constitution. So this thing we have already discussed. Now, अब CJI के अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब CJI का रिमूवल कैसे होता है इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। The Chief Justice of India and other Supreme Court judges can only be removed from office through an impeachment process. So एक impeachment process होता है which has been outlined in Article 124 Clause 4. So Article 124 Clause 2 में ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है दैट इज 65 ईयर्स, और 124 Clause 4 में impeachment process बताया गया। अब impeachment process के लिए बेसिकली क्या करना होता है, the impeachment process starts when either 100 members of लोकसभा और 50 members of राज्यसभा। तो अगर लोकसभा से impeachment process इनिशिएट होता है तो 100 members मिनिमम, और अगर राज्यसभा से impeachment process इनिशिएट होता है तो मिनिमम 50 members को एक मोशन पास करना होता है अगेंस्ट द CJI। उसके बाद फिर क्या होता है, द नोटिस इज सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु डिसाइड्स वेदर टू एडमिट द मोशन और नॉट। अब इसके बाद अगर मान लीजिए लोकसभा के केस में 100 मेंबर्स ने साइन कर दिया उस मोशन पे, और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर्स ने मोशन को साइन कर दिया, उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इन द केस ऑफ लोकसभा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर, और राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द चेयरमैन। तो बेसिकली फिर उसको डिसाइड करना होता है कि वेदर टू एडमिट दैट पर्टिकुलर मोशन और नॉट। अब देखिए CJI को सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किन ग्राउंड्स पे हम लोग बेसिकली हटा सकते हैं, तो दो ग्राउंड्स होते हैं। पहला ग्राउंड है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो दीज आर द टू ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन्हीं ग्राउंड्स पे बेसिकली एक CJI को हटाया जा सकता है। और जब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाती, मान लीजिए लोकसभा में मोशन इनिशिएट हुआ, स्पीकर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद एक नोटिस पीरियड भी दिया जाता है, 14 डेज का एक नोटिस पीरियड मिलता है बेसिकली CJI को चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कि उनके अगेंस्ट जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उन एलिगेशंस में कितना फैक्चुअली वो एलिगेशंस कितने सही हैं। अब हम देख लेते हैं पहले जज इंडिया में कौन थे जिनके अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी। सो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी, जो पहले जज थे उनका नाम था वी रामास्वामी। और फिर सौमित्रा सेन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट रिजाइंड इन 2011 आफ्टर द राज्यसभा पास एन इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट हिम। सो इन 2011 देयर वाज अनदर कैलकाटा हाई कोर्ट जज नेम वाज सौमित्र सेन के अगेंस्ट बेसिकली इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई थी। राज्यसभा ने मोशन पास भी कर दिया था, बट इसके बाद क्या हुआ था, फिर इसके बाद बेसिकली हुआ था ये कि सौमित्र सेन ने रिजाइन कर दिया था एज अ जज फ्रॉम द कैलकाटा हाई कोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया CJI। याद रखिएगा इंडिया के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI हैं उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़ के फादर थे YV चंद्रचूड़, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI ऑफ इंडिया। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस कौन है, सो लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI इज मिस्टर YV चंद्रचूड़ हु इज अ फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया, एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मिला के अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस कौन है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस हैं Mr. DY Chandrachud. So this is all about this particular article. Now we are moving into the next important article. Now we are moving into the next important topic. जो G20 समिट हुआ 2024 में रियो डी जेनेरियो में, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करने जा रहे हैं। The 2024 Rio de Janeiro summit is the ongoing 19th meeting of the group of the G20. So G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज या G20 की जो 19th एडिशन था, 19th एडिशन ऑफ G20 कहाँ पे हुआ है, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। और ये जो मीटिंग हुई है 18 और 19 नवंबर 2024 को हुई है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। 18 एंड 19 नवंबर 2024 को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि रियो डी जेनेरियो में है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इज इन रियो डी जेनेरियो। यहीं पर 19th एडिशन ऑफ G20 समिट टुक प्लेस बिटवीन 18 to 19 ऑफ नवंबर 2024। ये पहली G20 समिट है जो ब्राजील में हुई है, आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। It is the first G20 summit to be held in Brazil. It also marks the first full G20 summit with African Union as a member, having joined the G20 during the previous summit in 2023. Now, the next important information that you have to remember that this is a very prestigious group, G20, and in the year 2023,
African Union has joined this prestigious group. African Union has joined this particular prestigious group in 2023. Now अब क्या क्या की एजेंडाज थे, क्या क्या की एजेंडा थे G20 समिट 2024 के. So there were three main priorities for its G20 presidency. ब्राजील की तीन main priorities थी. First priority was social inclusion and the fight against hunger, and the second one was energy transition and sustainable development, and lastly we have reform of global governance institutions. So these are the three agendas of 19th G20 summit. 19th G20 summit के यही basically तीन एजेंडाज थे. Social inclusion and fight against hunger, energy transition and sustainable development, reform of global governance institutions. Now moving on, अब हम next part पे move कर रहे हैं. सो दिस इज G20 समिट ब्राज़ील में हुआ है, और ब्राज़ील में जो G20 समिट हुआ है इसका थीम क्या था. सो थीम आप लोग प्लीज याद रखिएगा. द थीम वाज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट. बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट वाज द थीम फॉर द 2024 G20 समिट. अब देखिए ब्राज़ील के पास जो G20 प्रेसिडेंसी थी वो कब से लेकर के कब तक थी. सो 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, ब्राज़ील के पास थी. और 1 दिसंबर 2024 से 23 से पहले यानी कि 30 नवंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो 30 नवंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास में. और लास्ट ईयर भारत मंडपम में ये समिट बेसिकली इंडिया ने होस्ट किया था. अब याद रखिएगा G20 समिट के बाद एक और इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को याद रखनी है. ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम है लुई इनाशियो लूला दा सिल्वा. लुई इनाशियो लूला दा सिल्वा इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ब्राज़ील. आप लोग इनका नाम याद रखेंगे. लुई इनाशियो लूला दा सिल्वा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील. आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. नाउ मूविंग ऑन. अब G20 जो ग्रुप है, ये G20 ग्रुप का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो G20 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में. याद रखिएगा G20 ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1999 में हुआ था. एज ऑफ नाउ कितने मेंबर्स हैं G20 ग्रुप में, सो एज ऑफ नाउ G20 में टोटल 21 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज हैं. उसके बाद प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन जिसने 2023 में G20 को ज्वाइन किया था. 1999 में G20 का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. अब हम लोग देख लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का G20 समिट के टाइम पे स्पीच था, उसके कुछ की हाईलाइट्स क्या क्या थे. So the first key highlight was focus on sustainable development goal, then praised Brazil's agenda for emphasizing sustainable development goal and South concerns. Then G20 इंडिया में जब G20 समिट हुआ था तो हमारा थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. अब इस पर्टिकुलर थीम को फिर से रीइटरेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने G20 समिट में फिर से कि इंडिया की जो G20 में जब इंडिया होस्ट कर रहा था इस पर्टिकुलर समिट को, जो थीम था वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसे हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट है और पॉवर्टी हटाने के लिए, कैसे हम लोग अपनी कंट्री से पॉवर्टी हटा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के भी बेसिकली वहाँ पर बात की गई है. और वहाँ पर बेसिकली एक चीज़ और बताई गई है कि इंडिया में लास्ट 9 to 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया. तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे. और इंडिया में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ और 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत. आप लोग ये भी याद रखेंगे. नाउ मूविंग ऑन. अब इंडिया की जो प्रधान आयुष्मान भारत योजना है उसके अंडर कैसे 550 मिलियन लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है. एंड दिस इज बेसिकली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसे इंडिया रन करता है. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स व्हिच वर asserted by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द G20 समिट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देख लेते हैं इंडिया में सबमिट हुआ था 2023 में, फिर 2024 में ब्राज़ील में सबमिट हुआ, फिर 2025 में साउथ अफ्रीका इस पर्टिकुलर सबमिट को होस्ट करेगा. आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे. अब G20 एजेंडा क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बातचीत इस पर कर चुके हैं. अब एक बार हम थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेते हैं. दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. G20 समिट का जो ओवरव्यू है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. तो इवेंट का नाम क्या था, G20 समिट. थीम वाज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट. बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट. होस्ट कंट्री कौन सी थी, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये सबमिट. लोकेशन क्या थी एग्जैक्टली, प्लेस का नाम क्या था, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट. 18 से लेकर के 19 नवंबर 2024 के बीच में ये सबमिट हुई है.
और ब्राज़ील के जो G20 शेरपा थे, उनका नाम क्या था, ब्राज़ील G20 शेरपा, एम्बेसडर मॉरिशियो लीरियो, एम्बेसडर मॉरिशियो लीरियो इज द ब्राज़ील G20 शेरपा। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे कि टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 19th G20 समिट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 29th एडिशन मीटिंग अभी कंक्लूड हुआ है बाकू अजरबैजान में, जो हुआ था 11 से लेकर के 22 नवंबर 2024 के बीच में। नाउ मूविंग ऑन, COP29 is the United Nations Climate Change Conference taking place in Baku, Azerbaijan from 11th to 22nd of November 2024. So COP29 Conference of Parties का जो 29th एडिशन है या जो 29th मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ है, बाकू अजरबैजान में 11th से लेकर के 22nd of November 2024 के बीच में। अब जो मेन थीम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का, वो मेन थीम क्या था, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कमेंट सेक्शन में कि COP29 का प्रेसिडेंट कौन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का प्रेसिडेंट कौन था, आप लोग ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, UN climate change conferences or COPs take place every year and are the world's only multilateral decision making forum on climate change. So basically conference of parties is a world's only multilateral decision making forum. So याद रखिएगा conference of parties is world's only multilateral forum related to climate change. Now to put it simply, the conference of parties is where the world come together to agree on the actions to address the climate crisis, such as limiting the global temperature rise to 1.5 degree Celsius. So this is a platform, this is an international platform where basically जो सारी चीज़ें होती है, जो सारी बातचीत होती है, वो होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। दिस इज एन इंटरनेशनल फोरा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच रेलेवेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। So COP29 stands for 29th meeting of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, a landmark international treaty agreed in 1992 and parent treaty to the 2015 Paris Agreement. So now the next important thing that you have to remember, that the Conference of Parties जो basically existence में that came into existence by the virtue of United Nations Framework Convention on Climate Change. This is an international treaty. This is an international treaty which was signed and agreed in 1992. And another important thing that you have to remember is सब लोग जब भी हम climate change की बात करते हैं, everybody talks a lot about Paris Agreement 2015. Everybody in the world talks a lot about Paris Agreement 2015. So you have to remember one more thing, which is actually very much relevant, that the parent treaty to the Paris Agreement 2015 is United Nations Framework Convention on Climate Change 1992. Now अब बाकू अजरबैजान में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो रिच नेशंस प्लेस टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नाउ अब एक चीज और याद रखिएगा कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर मोशन को सपोर्ट नहीं किया है कि जो रिच नेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे एनुअली $300 बिलियन, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको मिटिगेट किया जा सके या उन्हें कम किया जा सके। ठीक है ना, और ये बेसिकली रिच नेशंस ने प्लेज किया। और डेवलपिंग नेशंस क्या डिमांड कर रहे हैं? सो डेवलपिंग नेशंस डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें $1 ट्रिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए एनुअली, ताकि जो क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट हैं उन्हें मिटिगेट किया जा सके और जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस हैं एनर्जी प्रोडक्शन के, उनसे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस में स्विच किया जा सके या ट्रांजिशन किया जा सके। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि सबसे पहले इसकी जो मीटिंग हुई थी वो 1995 में हुई थी बर्लिन में। इसमें अभी बेसिकली क्या क्या मेन एजेंडाज या क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या जो माइलस्टोन्स हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट माइलस्टोन इज क्योटो प्रोटोकॉल 1997, COP3। सो पहला COP हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में, फिर थर्ड हुआ था क्योटो में। वहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में आया था 1997 में। नाउ द क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू रिड्यूस एमिशंस, setting a collective target of 4.2% reduction by 2012 from 1990 level. So basically क्योटो प्रोटोकॉल का जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो 1990 के लेवल से
जितना 1990 में कार्बन एमिशन हो रहा था, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो इसमें 4.2% का रिडक्शन करेंगे 2012 तक। मतलब जो 1990 में जितना भी आप कार्बन एमिट करते थे, इसमें आप 4.2% का रिडक्शन करेंगे 2012 तक, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। सो दिस वाज द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। द सेकंड वन वाज कोपेनहेगन अकॉर्ड। कोपेनहेगन अकॉर्ड, नाउ कोपेनहेगन अकॉर्ड इज आल्सो वेरी मच रिलेवेंट। याद रखिएगा कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 में आया था, और इसमें बेसिकली क्या बातचीत हुई थी कि ये बेसिकली 15th एडिशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, कोपेनहेगन अकॉर्ड। कोपेनहेगन में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, दैट वाज द 15th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 2009 में हुई थी। और इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि $100 बिलियन जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो $100 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे 2020 तक। और ये जो $100 बिलियन है, ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलेगी डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड से नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज में स्विच कर सकें और क्लाइमेट चेंजेस के जो इफेक्ट हैं उन्हें मिटिगेट कर सकें। दिस वाज द मेजर एजेंडा ऑफ कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009। $100 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करना है 2020 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज पेरिस अग्रीमेंट। सो पेरिस अग्रीमेंट के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। So this is all about Paris Agreement 2015। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 21st एडिशन हुआ था पेरिस में। वहां पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम पेरिस अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, एंड दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। So another important information from the examination point of view, that Paris Agreement is the first legally binding international treaty on climate change। याद रखिएगा 12th of December 2015 को ये बेसिकली अडॉप्ट हुई थी। पेरिस अग्रीमेंट 12th of December 2015 को अडॉप्ट हुआ था, और 4th of November 2016 को ये इफेक्ट में आया था पेरिस अग्रीमेंट। आप लोग ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ग्लासगो पैक्ट है। ग्लासगो पैक्ट बेसिकली अगेन इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। देन 2023 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28th एडिशन हुआ था यूएई में, वहां पे लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करने की बात की गई थी। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड क्लाइमेट चेंज। सो पहला हमारा जो मेजर टारगेट है दैट इज नेट जीरो टारगेट। सो याद रखिएगा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने डिसाइड किया था, नेट जीरो का मतलब क्या है कि नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि आप जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही आप कार्बन हटा भी रहे हैं। सो दैट इज नेट जीरो, मतलब आपकी कंट्री जीरो कार्बन एमिशन कर रही है। सो इंडिया ने डिसाइड किया कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है टारगेट है वो अचीव कर लेगी, और 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा रिन्यूएबल सोर्सेज से। 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा रिन्यूएबल सोर्सेज से। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। Now this is also very much relevant, and another important thing that is very much important from the Indian perspective, कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एंड दैट इनिशिएटिव इज नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें बेसिकली अभी तक 120 सिग्नेटरीज हैं, 120 नेशंस इसके सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और इसका जो हेडक्वार्टर है, द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुड़गांव, द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुरुग्राम, माफ करिएगा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। देन वी हैव लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी मच दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया, जिस इनिशिएटिव का नाम है लाइफ इनिशिएटिव, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और बेसिकली जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है इसको और सस्टेनेबल बनाना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ इनिशिएटिव, जिसका मतलब क्या होता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस COP 29। अब देखिए COP 29 में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस GEA ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, जिसे बेसिकली यूएई में लॉन्च किया गया था। यूएई में क्या हुआ था, 28th एडिशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, यहीं पर ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया गया था। अब बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29th एडिशन में इस पे वापस से डिस्कशन हुआ है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस पे। नाउ मूविंग ऑन, this initiative highlights the UAE's commitment to reduce carbon emissions and conserving natural resources by promoting global collaboration. Now, a significant milestone in Conference of Parties history was the establishment of the Intergovernmental Panel on Climate Change in 1988.
कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। सो याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1988 में आया था आईपीसीसी एग्जिस्टेंस में। और आईपीसीसी इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज द फाउंडेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। सो यूएनएफसीसी जो है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बेसिकली दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसे अडॉप्ट किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। याद रखिएगा, जो 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे हम बोलते हैं अर्थ समिट। 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे हम बोलते हैं अर्थ समिट। यहीं पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया था। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो एडिशन हुआ था वो हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। अब थोड़ा बहुत हम कार्बन क्रेडिट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर दिस कार्बन क्रेडिट? सो अ कार्बन क्रेडिट परमिट्स इट्स होल्डर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड or the equivalent amount of other greenhouse gases. In contrast, one credit typically represents the right to emit 1 metric ton of CO2 or its equivalent in other greenhouse gases. तो बेसिकली कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है बेसिकली कि जिस भी कंट्री के पास में कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, बेसिकली मान लीजिए कि दिस पर्टिकुलर कंट्री कनाडा, कनाडा के पास में 20 कार्बन क्रेडिट्स हैं। तो 20 कार्बन क्रेडिट्स होने का मतलब क्या है कि कनाडा 20 मेट्रिक टन जो CO2 है या अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको वो एमिट कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम या इंटरनेशनल सैंक्शंस के बिना ही वो 20 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर सकता है। कहाँ पर? इन्वायरमेंट में। कार्बन क्रेडिट बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप कार्बन एमिट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को याद रखनी है, दैट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बेसिकली आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट जो बेसिकली बात करता है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट 2024 टॉक, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट 2015 टॉक्स अबाउट कार्बन क्रेडिट। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे ना। मूविंग ऑन। अब हम नया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट 2015 टॉक्स अबाउट द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट को आप ट्रेड भी कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आप किसी कंट्री को अपने कार्बन क्रेडिट्स दे सकते हैं, फिर वो कंट्री क्या करेगी कि वो बेसिकली जितना आप कार्बन क्रेडिट उसको ट्रांसफर करेंगे वो उतने ही मेट्रिक टन कार्बन एमिट कर सकती है इन्वायरमेंट में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th एडिशन। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन बुलडोजर जस्टिस। अब देखिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has issued pan India guidelines by utilizing the power given under Article 142. आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड गाइडलाइंस कुछ इशू किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट दीज आर द सर्टेन गाइडलाइंस which state governments has to follow while you know bulldozing the property of an accused. Now let's see. Supreme Court ruled that demolishing the properties of an accused or convicted without following due process is unconstitutional. So again, Supreme Court was of the firm opinion that if you are demolishing the property of any accused without following the due process, then it is an unconstitutional practice if you are demolishing someone's property without following the due process. Now the case challenged the extra legal demolition. So basically, अभी जो mostly BJP ruled state हैं, states like मध्य प्रदेश, states like उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, जहां पर इस बुलडोजर जस्टिस को काफी ज्यादा पॉपुलर किया जा रहा था, तो उसको लेकर के पिटिशन गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके, नाउ आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अंडर आर्टिकल 142। अब देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड। So the first important guideline is that the authorities has to provide a 15 days notice period. So basically एक 15 days का notice देना होगा प्रॉपर्टी ओनर को, ठीक है। और ये नोटिस बेसिकली इसलिए दिया जाना चाहिए, 15 डेज का नोटिस ओनर को इसलिए मिलना चाहिए
कि उनका जो स्ट्रक्चर है या जो उनकी प्रॉपर्टी है वो क्यों डिमोलिश की जा रही है, बेसिकली उस नोटिस में रीजंस दिए होने चाहिए। उसके बाद अ शेड्यूल्ड डेट फॉर अ पर्सनल हियरिंग टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अफेक्टेड पार्टी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस व्हिच इज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज दैट you have to provide a fair opportunity to the person जिसका आप प्रॉपर्टी डिमोलिश करने वाले हैं, आप उसे एक फेयर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं उसे आपके सामने बहुत ही स्मूथ वे में प्रेजेंट कर सके। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अथॉरिटीज मस्ट नोटिफाई द लोकल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाया ईमेल अपॉन सर्विंग द नोटिस विद एन ऑटो रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट टू अवॉइड क्लेम्स ऑफ बैक डेटिंग और टैंपरिंग। सो बेसिकली जो लोकल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसे भी आपको नोटिफाई करना होगा। The final order must include the owners or occupiers' arguments, the authority's justification for demolition as the only option, and whether the entire or partial structure is to be demolished. Now, when the authorities have to issue the final order of demolition, then that particular order has to contain certain things. उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ें क्या क्या हैं जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। सो बेसिकली ओनर और ऑक्यूपायर के आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली जब आपने 15 डेज का नोटिस पीरियड इशू किया उसके बाद जो फेयर हियरिंग के टाइम पे जो ओनर ने प्रॉपर्टी के कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे कि उसकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं डिमोलिश किया जाना चाहिए, उन आर्ग्यूमेंट्स को भी आपको फाइनल ऑर्डर में अटैच करना है। फिर अथॉरिटीज का क्या जस्टिफिकेशन है कि हम क्यों प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रहे हैं एंड व्हाई डिमोलिशन इज द ओनली ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट उस ऑर्डर पे जो होनी चाहिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश करना है या कुछ पार्शियल पार्ट उस लोगों का उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिमोलिश करना है। पोस्ट फाइनल ऑर्डर पीरियड, इफ अ डिमोलिशन ऑर्डर इज इशूड द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अ 15-day पीरियड बिफोर implementation allowing the owner or occupier to remove the structure or challenge the order in court. Now the Supreme Court of India was of the firm opinion that when any such order is issued by the authority regarding the demolition of a certain property, then there should be a certain time limit कि अगर जो ऑक्यूपायर है या जो ओनर है उसने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और उसको लग रहा है कि उसके आर्ग्यूमेंट्स आर जस्टिफिएबल, उसके बावजूद अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड दैट दे विल डिमोलिश द प्रॉपर्टी, then in that particular scenario the owner of the property should get a 15 days period to challenge that particular final order in the court. So these are the various guidelines which have been issued by the Honorable Supreme Court of India in this particular case. Now the next two important things that you have to remember are basically कि जो भी डिमोलिशन का पूरा एक्टिविटी होगा, जो भी पूरा डिमोलिशन जब हो रहा होगा तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें होंगी उन्हें रिकॉर्ड करना होगा, उनको एक वीडियोग्राफी करनी होगी और एक टेस्ट फॉर डुअल वायलेशन। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ सेपरेट टेस्ट फॉर केसेस वेयर अ डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी हाउसेस एंड अक्यूज्ड बट आल्सो वायलेट्स म्युनिसिपल लॉज एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली डुअल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ले डाउन किया कि क्या डुअल टेस्ट है। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ सेपरेट टेस्ट फॉर केसेस वेयर अ डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी हाउसेस एंड अक्यूज्ड बट आल्सो वायलेट्स म्युनिसिपल लॉ एज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिस प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश कर रहे हैं उसको सिर्फ आपको इसलिए नहीं डिमोलिश करना है क्योंकि वहां पर कोई एक अक्यूज रह रहा है। उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए बेसिकली आपको ये भी बताना होगा कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी ने जो म्यूनिसिपल लॉज हैं उनको वायलेट किया है और वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू किए हैं। पैन इंडिया गाइडलाइंस हैं, हर एक स्टेट को ये गाइडलाइंस माननी होंगी और अगर कोई भी स्टेट इन गाइडलाइंस को नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट को। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट था। फिर 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 19 से फंडामेंटल राइट्स को शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। सो बेसिकली 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी थी इसका नेचर बदल गया, ये फंडामेंटल राइट से चेंज होकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन इज जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक जजमेंट आया था और इसमें बेसिकली 1977 के जजमेंट को ओवर रूल किया गया और जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का जजमेंट था। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का ये जजमेंट था 1977 वाला और डीवाई चंद्रचूड़ ने इस जजमेंट को डिलीवर करने के टाइम पे जो फॉर्मर सीजेआई इंडिया के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। और इसके बाद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो लॉबी थी उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि द जज शुड नॉट हैव यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड।
जो चंद्रचूड़ ने जिस तरीके के वर्ड्स का यूज किया उस तरीके के वर्ड्स का उन्हें यूज नहीं करना चाहिए था व्हाइल प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं केस का नाम क्या है। सो केस का नाम जिसमें 1977 वाले जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, सो उस जजमेंट का नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द नेम ऑफ द केस। Set limits on the government's power to take over privately owned resources for public distribution. So basically property owners association of state versus state of Maharashtra में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कॉमन गुड के लिए, पब्लिक के कॉमन गुड के लिए आप हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। प्लीज केयरफुली सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अंडर आर्टिकल 39B आप कॉमन गुड के लिए, पब्लिक के कॉमन गुड के लिए हर एक तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट रिसोर्सेज को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी टेकन ओवर बाय द स्टेट अंडर द ग्रैब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ आर्टिकल 39B and 31C of the constitution. Now remember this article 31C was added in the constitution by the virtue of 25th constitutional amendment act. 25th constitutional amendment act के थ्रू 31C आर्टिकल 31C को ऐड किया गया था। अब देखिए व्हाट इज आर्टिकल 39B। So Article 39B provides that the state shall aim to ensure the distribution of material resources to serve the common good. So basically the state shall aim to ensure the distribution of material resources to serve the common good. So basically जो material resources होते हैं स्टेट के, मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं स्टेट को मेक श्योर करना है कि कॉमन गुड के लिए उन मटेरियल रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट थिंग हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 39B। और जो 1977 वाला जजमेंट है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का, उसमें बेसिकली जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने यही चीज बोली थी कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो पब्लिक के कॉमन गुड के लिए हर एक प्राइवेट रिसोर्सेज को या हर एक प्राइवेट रिसोर्स को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता है। इस पर्टिकुलर स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर 47 इयर्स इन द ईयर 2024 चेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के क्या की हाइलाइट्स है, क्या की पॉइंट है, इससे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट रिसोर्सेज दैट आर स्कार्स और वाइटल टू कम्युनिटी वेल बीइंग शुड qualify for state acquisition and not all private properties. So basically resources that are scarce or vital to community. So basically ऐसे resources जो बहुत ही vital हैं community के लिए और जो कम हैं, scarce हैं, उन्हें basically those resources should qualify for the मतलब क्या है कहने का, देखिए कि जो resources सोसाइटी के लिए या कॉमन गुड के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कम है, सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। हर एक प्राइवेट रिसोर्स को गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर सकती है। दिस इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब बस बेसिकली इतना होता है दैट स्टेट इज द ट्रस्टी। स्टेट एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके एक ट्रस्टी की तरह काम करता है स्टेट। अब देखिए टेस्ट फॉर रिसोर्स क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस जजमेंट को ओवरटर्न किया गया उस जजमेंट का नाम क्या है? सो जजमेंट इज बेसिकली संजीव कोक रूलिंग 1982 का जजमेंट था और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी 1977 का जजमेंट था। और इसी जजमेंट को ओवरटर्न किया गया रंगनाथ रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी को। ठीक है, अब देखिए 2024 में जो जजमेंट आया इसमें सिर्फ एक लोन डिसेंटर थे और इन लोन डिसेंटर का नाम क्या है? जस्टिस सुधांशु धूलिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया इज द लोन डिसेंटर इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। फिर आर्टिकल 300A की हम फिर से बात करें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो बेसिकली आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अबंडेंटली क्लियर दैट स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनीवन ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर और द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नाउ मूविंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन 5 ways ऑफ टर्निंग प्राइवेट रिसोर्सेज इनटू कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज। क्या 5 अलग अलग वेज सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं कि हम एक प्राइवेट रिसोर्सेज को कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नेशनलाइजेशन, देन वी हैव एक्विजिशन, देन वी हैव ऑपरेशन ऑफ लॉ, परचेज बाय द स्टेट एंड डोनेशन बाय द ओनर। जैसे कि बैंक्स का जब नेशनलाइजेशन हुआ था उसी तरीके से अगर आप किसी रिसोर्स का नेशनलाइजेशन कर देते हैं या अक्वायर कर लेते हैं या थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ या स्टेट उस पर्टिकुलर रिसोर्स को परचेज कर लेता है या जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो अपने आप में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डोनेट करेगा
तब जाकर यही 5 तरीके हैं जिस तरीके से एक प्राइवेट रिसोर्स को कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ आर्टिकल 31C was added by the virtue of 25th Constitutional Amendment Act. We have already discussed it. Now we have already discussed this 44th Constitutional Amendment Act 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था, उसे बेसिकली शिफ्ट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Now we are moving into the next important topic. India Russia aim for 100 billion US dollar trade target. So External Affairs Minister of India and Russia, first Deputy Prime Minister, co-chaired the 25th session. So basically 25th session किस चीज़ का? 25th session of the India Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technological Cultural Cooperation. IRIGC Tech का जो 25th session हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में. जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है? दैट दीज बोथ कंट्रीज इंडिया एंड रशिया हैव टू अचीव द बायलैटरल ट्रेड ऑफ 100 बिलियन US डॉलर्स बाय 2030. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया कि 2030 तक ये दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स कर देंगी. Now the next important information, progress in trade and diversification. India and Russia have made significant strides in overcoming payment and logistic challenges, with nearly 90% of India-Russia trade now being conducted in local alternative currencies. So basically इंडिया और रशिया के जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को और याद रखनी है कि लोकल करेंसी पे पेमेंट, लोकल करेंसीज के थ्रू पेमेंट करने पर ये दोनों ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं. और जो भी ट्रेड हो रहा है अभी इंडिया और रशिया का, इसका जो 90% पेमेंट हो रहा है वो लोकल करेंसीज के थ्रू हो रहा है. याद रखिएगा इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीज और रशिया की करेंसी है रशियन रूबेल. आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. और अभी 2024 में जो ये सबमिट हुआ है 25th सेशन हुआ है, इसमें जो एक सामने चीज निकल के आ रही है, हमारा भी ऑलमोस्ट 60 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है रशिया के साथ में. और इसमें से बेसिकली जो ये 60 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड है रशिया के साथ में, इसमें जो मोस्टली है वो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया के साथ में, इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ठीक ठाक है रशिया के साथ में. फिर देखिए कनेक्टिविटी के लिए क्या है, कनेक्टिविटी को प्रॉपर करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. याद रखिएगा it is not transit corridor, it is transport corridor. So basically INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रोड को बेसिकली इम्प्रूव करने की बात चल रही है. और 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रोड को इम्प्रूव करने की बात चल रही है. इस बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में बात हुई है. अब इंडिया जो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को और याद रखनी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड था, इसका जो टोटल वैल्यू था वो कितना था? 65.70 बिलियन डॉलर. और इसमें से इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया था? 61.44 बिलियन डॉलर का. और एक्सपोर्ट जो था वो कितना था? 4.26 बिलियन डॉलर का. याद रखिएगा 4.26 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था और 61.44 बिलियन डॉलर का हमने क्या किया था? इंपोर्ट किया था. इस वजह से हमारा और रशिया का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज क्लोज टू 57 बिलियन डॉलर का हमारा फिस्कल डेफिसिट है रशिया के साथ में. और ये बेसिकली कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो रही है? क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया पे बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए, इसलिए हम बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से. इसीलिए जो बायलैटरल ट्रेड है वो इतना तेजी से आगे बढ़ा है. अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? सो द INSTC इज 7200 किलोमीटर. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है? 7100 किलोमीटर. और इंडियन ओशन को लिंक कर रहा है पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी. सो इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी से ये लिंक करेगा, extending to northern Europe via St. Petersburg, Russia. So this is the basically the path of international north-south transport corridor, which is 7200 किलोमीटर लॉन्ग, जो शुरू होता है इंडियन ओशन से. 2000 में इसे लॉन्च किया गया था. इट वाज अ ट्राइलैटरल अग्रीमेंट. इंडिया, रशिया और ईरान के बीच में एक ट्राइलैटरल अग्रीमेंट हुआ था 2000 में. उसी के थ्रू एक INSTC को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी. अब देखिए, इट कनेक्ट्स शिप, रेल एंड रोड रूट्स बिटवीन इंडिया ईरान. Again, this system is so stupid. I mean, but I shouldn't say this, but this system is actually I don't know how this operates. I am unable to operate this actually, so this the fault is in me, not in the system actually. So
let's see the next important point. ठीक है, INSTC कैन बूस्ट इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। और अगर ये INSTC स्टार्ट हो जाए तो सेंट्रल एशिया और जो बेसिकली हमारा जो टाइम होता है वो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और भी INSTC के मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी? सो बुल्गारिया अभी ऑब्जर्वर स्टेट है, और इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस एंड ओमान अलॉन्ग विद सीरिया, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द INSTC। कंट्रीज के नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। फिर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024, so World Health Organization have recently released Global Tuberculosis Report 2024, and in this particular report it has been stated that the cases of tuberculosis in India have been reduced or has been reduced by 17.7% 2015 के लेवल से। मतलब 2015 के लेवल से 2023 में 17.7% केसेस कम हुए हैं इंडिया में। दिस डिक्लाइंस द डिक्लाइन एक्सीड्स द ग्लोबल एवरेज। और इसी बीच में जब इंडिया में 17.7% टीबी के केसेस कम हुए 2015 के लेवल से, और वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली कितने परसेंट केसेस कम हुए? 8.3%। तो हमारा डबल से भी ज़्यादा रिडक्शन है ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस incidences trends, 8.2 million new TB cases were reported in 2023। so 2023 में 8.2 million या 82 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे ट्यूबरक्लोसिस के, जो 1995 के बाद सबसे ज़्यादा है। 1995 के बाद सबसे ज़्यादा केसेस ट्यूबरक्लोसिस के 2023 में रिपोर्ट हुए, 82 लाख केसेस हैं, और 1.25 मिलियन डेथ्स हुई हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 2023 में। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो बेसिकली अभी जो पूरे वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं उनका 55% केसेस सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज में। इंडिया में 26% केसेस, इंडोनेशिया में 10, चाइना में 6.8, फिलीपींस में 6.8, पाकिस्तान में 6.3। दीज 5 कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 56% ऑफ द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस बर्डन। 55% जो टीबी के केसेस हैं उसमें से 33% हो रहे हैं वुमेन में, 55% टीबी के केसेस हो रहे हैं मेन में, 33% वुमेन में, और 12% चिल्ड्रन में। इंडिया में 2023 में एक एस्टिमेट है 27 लाख केसेस आए हैं ट्यूबरक्लोसिस के। आप लोग याद रखेंगे। टीबी इंसिडेंस इन इंडिया ड्रॉप फ्रॉम 237 केसेस पर लाख पॉपुलेशन इन 2015 टू 195 per lakh in 2023। now this important information is also relevant। 1 लाख की पॉपुलेशन पे इंडिया में 2015 में 237 केसेस रिपोर्ट किए गए थे 1 लाख की पॉपुलेशन में, और 2023 में 1 लाख की पॉपुलेशन पे बेसिकली 195 केसेस रिपोर्ट किए गए। आप लोग याद रखेंगे दैट इज दस डिक्लाइन ऑफ 17.7%, राइट। अब देखिए इंडिया में जो ट्रीटमेंट कवरेज है, यानी कि जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसमें से 89% को ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो ईजिली प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 क्या है? सो एलिमिनेटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3, याद रखिएगा। और इंडिया हैव डिसाइडेड दैट इट विल एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025, और ग्लोबल टारगेट जो है दैट इज 2013। और जो इंडिया ने टारगेट सेट किया ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हम इसे अचीव कर पाएँ। एक्चुअली इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज 2023 में देयर आर ऑलमोस्ट 27 लाख केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। तो हम 2025 तक कैसे केसेस को कम कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे निक्षय पोषण स्कीम, फिर वन वर्ल्ड टीबी सबमिट। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। आप एक बार इसे देख सकते हैं, एक बार ऐसे ही आप एक बार ऐसे इस पर नजरें दौड़ा लीजिएगा अपनी, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। Now we are moving to the next important topic, third Indian Space Conclave and India's first analog mission। So the third Indian Space Conclave took place in New Delhi। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है थर्ड इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव, और इसका जो मेन फोकस था दैट वाज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम लोगों ने पिछले भी सेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर की थी। ठीक है, अब देखिए अब एक और डेवलपमेंट क्या हुआ है। इन अनदर डेवलपमेंट इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन वाज इनॉग्रेटेड इन लेह लद्दाख। तो इंडिया का जो सबसे पहला मार्स और मून को लेकर के एनालॉग मिशन था उसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? लेह लद्दाख में। एनालॉग मिशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप सिमिलर कंडीशंस को क्रिएट करते हैं टू कंडक्ट अ प्रॉपर रिसर्च। आप एक सिमिलर कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। सो इंडिया ने जो सबसे पहला ऐसा सेंटर है उसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? लेह लद्दाख में। और इसे इनॉग्रेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अब थर्ड जो ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुआ है न्यू दिल्ली में, इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट हाईलाइटेड satellite communications transformative role in digital India, so that how satellite communication can actually help in achieving the aspiration of digital India. Then we have SATCOM reforms 2022 पॉलिसी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को याद रखनी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रिफॉर्म्स के लिए लेकर के जो पॉलिसी इंडिया में आई थी वो कब आई थी? 2022 में आई थी, सैटकॉम रिफॉर्म पॉलिसी, जो आप लोग याद रखेंगे। The 2025 EU-India summit is expected to further strengthen cooperation in space governance. So 2025 EU-India conference will strengthen the cooperation in the space sector between European Union and India. और EU का एक सैटेलाइट भी इंडिया लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का एक सैटेलाइट है जो इंडिया लॉन्च कर रहा है, जिस सैटेलाइट का नाम क्या है? प्रोब 3 इज द सैटेलाइट जिसे इंडिया लॉन्च कर रहा है। और ये यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट है और जिसका मेन काम क्या होगा? सन को ऑब्जर्व करना। अब इंडिया ने स्पेस सेक्टर्स में रिफॉर्म को लेकर के 2020 में एक पॉलिसी अनाउंस की थी। इन 2020 इंडिया अनाउंस स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन स्पेस सेक्टर विद इनहांस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। फिर ये जो इनिशिएटिव्स हैं, आप इन इनिशिएटिव्स को एक बार देख सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, आप इस पर एक बार नजरें घुमा लीजिएगा। और याद रखिएगा इन स्पेस और दो ऑर्गेनाइजेशन हैं बेसिकली जिनके बारे में आपको याद रखना है। वन इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वन इज इन स्पेस एंड अनदर वन इज न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इन स्पेस का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और NSIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे? NSIL बेसिकली बेस्ड है बेंगलुरु में। NSIL इज बेस्ड इन बेंगलुरु। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उस ऑर्गेनाइजेशन को बारे में हम देख लेते हैं। इन स्पेस इन बेस्ड इन अहमदाबाद और NSIL इज बेस्ड इन बेंगलुरु। इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। शायद ये उसी का ये एक टॉप कॉन्टिन्यूएशन है। एक्चुअली में जो आपका टॉपिक है दैट इज थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट। दिस इज 10th टॉपिक हमारा ये है, थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज। सो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने थर्ड एडिशन रिलीज किया है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का थर्ड एडिशन अभी रिलीज किया है। किसने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। आप लोग याद रखिएगा। अब इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। 4 की रिपोर्ट रिलीज की गई हैं वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज में। 4 की रिपोर्ट हैं। 4 की रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। दीज आर द 4 reports which have been released by International Solar Alliance, and this is the third edition of the World Solar Report series. Now the World Solar Report series launched by the ISA in 2022 में इस पर्टिकुलर सीरीज को लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज को। अगेन दीज आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एक बार शीट डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन लिंक से एक बार वहां पर चीजें देख लीजिएगा। अब ये 4 रिपोर्ट कौन कौन सी, इनके बारे में थोड़ा सा मेजर हाईलाइट हम लोग देख के नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। सो द फर्स्ट मेजर रिपोर्ट इज वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट। Now global solar capacity has grown exponentially from 1.22 gigawatt in 2022 in an impressive, so basically 2022 में जो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ग्लोबली वो कितनी थी? 1.22 गीगावाट। 2023 में बढ़ करके कितनी हो गई? 1418.97 गीगावाट। आप लोग ये भी याद रखेंगे। अब ग्लोबल जो सोलर कैपेसिटी है ये कितने बढ़ने की। फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बेसिकली ये बोला गया दैट ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू राइज फ्रॉम $2.4 ट्रिलियन इन 2018 टू $3.1 ट्रिलियन। सो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बेसिकली कितना बढ़ेगा? सो 2018 में ये था $3.1 ट्रिलियन $2.4 ट्रिलियन था 2018 में, जो बढ़ करके कितना हो गया? $3.1 ट्रिलियन 2024 तक। अब देखिए फिर वो जो रिपोर्ट थी उनके बारे में देख लीजिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में पेरिस अग्रीमेंट इस पे बातचीत हुई थी। फिर इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में, और 120 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। 11th एशियान बुद्धिस्ट समिट हुई अभी न्यू दिल्ली में, आप लोग याद रखिएगा। और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है ये जो हुई है न्यू दिल्ली में। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ये कि फर्स्ट एडिशन ही इंडिया में हुआ है इस पर्टिकुलर समिट का। थीम वाज रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया।
So theme was a role of Buddha Dhamma in strengthening Asia was the theme of this particular summit. Now the next important information that you have to remember, बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, ये सारा की हाईलाइट है। बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर और हेरिटेज में बेसिकली उन्हें हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे उनका आज का जो 21st सेंचुरी है उसमें क्या रिलेवेंस है, और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी और उनका जो लाइफस्टाइल था उसका 21st सेंचुरी में क्या रिलेवेंस है। दिस वाज द थिंग्स। फिर एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी और उस एग्जीबिशन का टाइटल क्या था, इंडिया एज द धम्मा सेतु कनेक्टिंग एशिया। ये एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी ये पर्टिकुलर समिट, क्योंकि इसमें जो मोस्टली कंट्रीज थी वो एशियन कंट्रीज इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। और एक चीज़ जो आपको लास्टली याद रखनी है, बुद्ध भूमि वंदन यात्रा जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने 2022 में, इसे भी आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। लास्ट के जो दो टॉपिक थे, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट और 2024 में जो ये सोलर रिपोर्ट आया, ये दोनों फैक्चुअल टॉपिक्स थे। आप सारी चीज़ें शीट से पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस वाज द लास्ट सेशन। हम लोगों ने टोटल 40 टॉपिक्स कवर किए हैं 4 सेशंस में। प्लीज़ आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किस्मत अच्छी रहती है और ट्रेंड जैसा हर साल फॉलो होता है वही ट्रेंड अगर इस बार भी फॉलो होगा तो इन्हीं 40 टॉपिक्स में से आपको मिनिमम एक टॉपिक तो मिल ही जाएगा एक्चुअल क्लैट 2025 में, और एलिट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसने की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होता है, कुछ दिक्कत परेशानी है, देन यू नो द ड्रिल, यू कैन पंच इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching this video. We'll see you in another session. Till then, bye bye, take care, and all the very best for your examination. And stress नहीं लेने का.